नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग जो है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास की डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे और बहुत अच्छी हमारी क्लास चल रही है। आपका प्यार इसी तरह बना रहे और चैनल से निश्चित रूप से आप जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमने 10 तक हमने देख लिया था, 10 का जो इतिहास दृष्टिकोण रहा है वो भी हमने देख लिया था। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, हडसन भी हमने देख लिया था। आज है हेराल्ड पी सिम्पसन। आज का जो है अपना यहाँ पर मित्रों मतलब जबरदस्त क्लास है। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपसे बार बार बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को लिखवा रहा हूँ और आप नोट्स बनाइए बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए हम लोग लिखते हैं। हमारे पाश्चात्य विद्वान चल रहे थे, आज 90 नंबर के विद्वान रहेंगे। वो है हेराल्ड पी सिम्पसन। हेराल्ड पी सिम्पसन। सिम हेराल्ड पी सिम न आधा न और स और न सिमनसन। ठीक है, तो हेराल्ड पी सिमनसन ये 90 नंबर के जो है बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं। इन्होंने भी इतिहास की परिभाषा बहुत तगड़ी तरीके से दी है। चले इनकी परिभाषा देखते हैं, इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने दो परिभाषाएं दी है। पहली परिभाषा इन्होंने क्या दी है, लिखिए। पहली परिभाषा इन्होंने दी है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। मतलब ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए कि इसकी परिभाषा ये है, इसकी ये है, बस उतना ही याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है ना। साहित्य के इतिहास लेखक की, यहां पर लिखो, साहित्य के इतिहास लेखक की, साहित्य के इतिहास लेखक की समस्या केवल यह नहीं, समस्या केवल यह नहीं कि वह किसी कृति से, वह किसी कृति में व्यक्त विचारों को पहचाने, बल्कि व्यक्त विचारों को पहचाने बल्कि यह भी कि एक प्रक्रिया के रूप में, इतिहास के व्यापकतर संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करे। आगे फिर लिखते हैं, ये साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगे होती है। साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगे होती है, जिनमें प्रमुख हैं रचना कब, कहाँ
कहाँ, कैसे, क्यों, क्यों की गई हैं, क्यों की गई है। तो ये पहली डेफिनेशन जो है हेराल्ड पी सिमनसन के द्वारा दी गई है। देखो, साहित्य के इतिहास लेखक की समस्या केवल यह नहीं कि वह किसी कृति में व्यक्त विचारों को पहचाने, बल्कि यह भी एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के व्यापकता संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करे। साहित्य के इतिहास के अपने कुछ मांगे होती हैं, जिनमें प्रमुख है रचना कब, कहाँ, कैसे, क्यों की गई। तो ये याद रख लेना, साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगे होती हैं। तो ये जो अपना जो है सिमनसन जो है उनके द्वारा कुछ मांगे होती हैं। तो बस यहां से पकड़ लो और बाकी को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा बहुत पॉइंट याद रख लो जिसमें आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। चलिए, दूसरी परिभाषा इन्होंने क्या दी है भाई। साहित्य की दूसरी परिभाषा ये क्या देते हैं। दूसरी परिभाषा ये देते हैं, बहुत सिंपल सी परिभाषा है दूसरी तो, साहित्य का इतिहासकार, साहित्य का इतिहासकार, साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा, इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा, यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि, यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय, किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया, अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया, अतीत से क्या प्राप्त किया, और बदले में उसने अपने समय तथा, और बदले में उसने अपने समय तथा, अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया, अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया, परवर्ती काल को क्या दिया। तो ये इनकी दूसरी डेफिनेशन थी किसकी, सिमनसन की। और ये इनकी एक रचना थी साथियों, इनकी एक रचना रही है, उसका नाम भी मैं आपको लिख देता हूं। ये पंक्ति इन्होंने ये कहां से ली है, ये इनकी एक रचना रही है, स्ट्रेटिज्म इन क्रिटिसिज्म। क्या रचना थी इनकी, स्ट्रेटेजिज इन क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ये इनकी एक रचना रही है। यहां से इन्होंने इस परिभाषा को या इस पॉइंट को उठाया है। तो इनके जो है इनकी दो इन्होंने डेफिनेशन दिए इतिहास की, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन रही है और आपको ये लिखनी है पूरी की पूरी कंप्लीटली। ठीक है, तो लिख लेना भाई, परिभाषा 1 और परिभाषा 2 एक साथ है। आसानी से इनको लिखना, अच्छे नोट्स बनाना, और मैं तो ये कह रहा हूं आप कहीं भी मत भटकिए, कहीं भी पैसे मत बिगाड़िए। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, ग्रामर में यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका पूरा हो जाए। ठीक है भाई, अभी हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा करने की कोशिश हम लोग करेंगे, जल्दी से जल्दी 2 महीने में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट्स जरूर बनाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। मतलब अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप लोगों का कमेंट अगर आता है तो। ठीक है भाई, इसके बाद में अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो हैं हमारे सबसे जो प्यारे, सबसे अच्छे राइटर, भारतीय आचार्यों या आलोचकों के अनुसार। अब हम लोग इतिहास की परिभाषा देंगे। भारतीय भारतीय आचार्यों भारतीय आचार्यों या आलोचकों के अनुसार
के अनुसार के अनुसार पहले तो हम लोग पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हम लोग जो है इतिहास की परिभाषा दे रहे थे। अब हम लोग जो है भारतीय आचार्यों या आलोचकों के अनुसार ये डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, सुमन राज्य का नाम सबसे पहले इसमें गिना जाएगा। किसका नाम आएगा सबसे पहले? सुमन राज्य। तो लिखिए यहां पर सुमन राज्य इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी डेफिनेशन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो ये इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुआ, उनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए। तो इनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? इनकी मृत्यु 2008 में ईस्वी में हुई थी साथियों। ठीक है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है या इनका क्या दृष्टिकोण रहा है, थोड़ा बहुत वो भी हम लिख लेते हैं। इन्होंने साहित्य के इतिहास में, इन्होंने साहित्य के, आज तीसरी क्लास है ये, साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि की आवश्यकता बताई। साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि की आवश्यकता बताई है, आवश्यकता बताई है, आवश्यकता बताई है। तो ये इन्होंने कहा, इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि की आवश्यकता बताई है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इन्होंने क्या परिभाषा या इसके बारे में क्या बात कही है, दूसरे पॉइंट पर हम लिखते हैं। सुमन राज्य की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, सुमन राज्य के बारे में ही सब कुछ अभी चल रहा है। लिखिए, एक बात जो मैं समझती हूं, एक बात जो मैं समझती हूं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक बात जो मैं समझती हूं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब क्या बात समझती हैं ये? जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, जिसने सब बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन, की है, वह है मूल्यों का संयोजन, वो है मूल्यों का संयोजन। इनके बिना मानविकी इतिहास, इनके बिना मानविकी इतिहास, इनके बिना मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। मानविकी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इनके बिना मानवी की इतिहास क्या है? लिखा ही नहीं जा सकता, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। फिर आगे ये कहते हैं, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं, ऐसा इन्होंने कहा है। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ, साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ, साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है, कलात्मक संश्लेषण है, मतलब जोड़ना। तो ये इनकी बेस्ट परिभाषा रही है। इसको थोड़ा सा
मतलब इन्होंने इतिहास के बारे में ये बेस्ट तरीके से कहा है, तो आप इसे थोड़ा बहुत याद रखिए। इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक दृष्टि की आवश्यकता बताई। पहली बात तो ये याद, कौन सी दृष्टि थी इनकी? मूल्यपरक दृष्टि। इन्होंने कहा एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, मतलब सबने उसकी उपेक्षा करी है, लेकिन वह एक मूल्यों का संयोजन, इनके बिना मानवीय की इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। और साहित्य तो बिल्कुल नहीं, साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। ऐसा कहने वाली कौन है? सुमन राज्य रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। तो ये हो गई सुमन राज्य। अब इसके बाद में जो है आज हम लोग अच्छे से देख रहे हैं भाई, भारतीय जो आचार्य हैं, उनके आलोचक हैं, उनके अनुसार इतिहास की डेफिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है दूसरे नंबर पर वो आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप इनका जो समय रहा है वो 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक इनका समय रहा। तो अब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये क्या कहते हैं हमारे इतिहास के बारे में, इनके लिए भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा है इतिहास के बारे में, लिखो। प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की, ये तो आपने सुन भी रखा होगा, वहां की जनता की चित्तवृत्ति का, वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। अब इतना सा पॉइंट याद रख लो जिसमें आपको पता लग जाएगा कि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब हुआ, किसने इतिहास की परिभाषा दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। ज्यादा आपको भेजा पच्ची करने की जरूरत है ही नहीं ना, बाकी मैं पूरी लिखा रहा हूं, बस आप इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। तब यह निश्चित है कि जनता की, तब यह निश्चित है कि जनता की, निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये आगे क्या कहते हैं? साहित्य में परिवर्तन होता चला जाता है, ये कहते हैं भाई। सुमन राज्य हम लोग देख रहे थे, कहां पहुंच गए? परिवर्तन होता चला जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख रहे हैं हम लोग। फिर आगे क्या कहते हैं? होता आदि में अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों, आदि में अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों, आदि में अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका देखो, साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उनका सामंजस्य
दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास की डेफिनेशन बताई है। तो आप तो इतना सा ध्यान रख लेना, बस प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। बस इतनी सी परिभाषा याद रख लो, बाकी का आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं। इतने से में आप पकड़ लोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये परिभाषा दी है इतिहास के लिए। इतना तो कर ही सकते हो यार। अब देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की, टीजीटी की, कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आता है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। बस आप लोग लिखते जाइए और कोशिश मेरी पूरी यही है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। चलिए, इसके बाद में ये कहां से लिया है इन्होंने, इनकी रचना कौन सी थी, ये कौन सी रचना से लिया है, इस पुस्तक का नाम भी आप लिख लीजिए। ये कहां से लिए परिभाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, यहां से इन्होंने ये बात उठाई है। ठीक है, अब आते हैं हमारे यहां पर तीसरे नंबर पर डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डॉक्टर नगेंद्र। इनका जो समय रहा है वो कब से कब तक रहा है, 1915 से लेकर के 1999 ईस्वी तक इनका समय रहा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या परिभाषा दी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। चलिए, सबसे इन्होंने दो परिभाषाएं दी है इतिहास की। तो पहली परिभाषा ये क्या बोलते हैं, बदलती हुई, पहली बात क्या बोलते हैं ये, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास, साहित्य साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, जिसका सीधा संबंध किससे है, आर्थिक क्रियाओं से है। तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा इतिहास के लिए ये बात, पहली बात कही है कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। तो ये पहली परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र देते हैं। दूसरी परिभाषा क्या देते हैं डॉक्टर नगेंद्र, लिखे यहां पर। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, युग चेतना और साहित्य चेतना, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को, साहित्य इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, करना चाहिए। ये दूसरी बात ये कहते हैं, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही, मतलब सिकुड़े हुए, मतलब मिले हुए
स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। विश्लिष्ट मतलब उसको विस्तार से, और संश्लिष्ट मतलब जो छोटा रूप है उसको। ठीक है। तो ये दो बातें या इतिहास के बारे में दो परिभाषाएं जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दी गई है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, आप इनको जरूर नोट कीजिएगा और ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं, और ये कहाँ से लिए, इनकी रचना कौन सी रही है, कौन सी रचना से लिए भैया इन्होंने, वो भी लिख लो आप। कौन सी रचना से लिए, ये लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और पृष्ठ संख्या रही है इनकी 42। पृष्ठ संख्या जो है साथियों 42, यहां से ये इन्होंने उठाई है ये डेफिनेशन। इसके बाद में यहां पर आते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर तीसरे नंबर पर, हाँ फोर्थ नंबर पर, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। चतुर्वेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो समय है वो क्या समय इनका रहा है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का समय क्या रहा वो भी लिख लीजिए। 1931 से 1931 ईस्वी से 2003 तक, 2003 ईस्वी तक इनका समय रहा। तो डॉक्टर राम स्वरूप ने इतिहास के बारे में क्या कहा है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इतिहास के बारे में ये पहली बात ये क्या कहते हैं, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। क्या कहते हैं, मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। क्रमिक विवरण इतिहास है। इन्होंने क्या कहा, तो पहली परिभाषा इन्होंने क्या दी है इतिहास की, मानवीय संवेदनाओं का जो क्रमिक विवरण है, यानी कि मानव की कौन कौन सी संवेदनाएं रही है उसका जो क्रमिक विवरण है, एक क्रम के साथ जो दिया गया विवरण है वो ही इतिहास है। ये इतिहास के बारे में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ऐसा कहते हैं। दूसरी बात डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कही है, दूसरी बात कही है साहित्य, साहित्य के इतिहासकार, साहित्य के इतिहासकार का काम, साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को, काम है कि कवि के कार्यों को, कवि के कार्यों को, कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास की विकास, साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में, विकास प्रक्रिया में, साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में लिखिए न्यायोचित दिखा सकना, न्यायोचित दिखा सकना। ये दो परिभाषाएं जो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार ही। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो समय है 1931 से 2003 तक रहा है। इन्होंने पहली परिभाषा क्या दी है, बहुत अच्छी है, मतलब मोस्ट है ये, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण ही इतिहास है। छोटी परिभाषाएं आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विकास या जो है विवरण जो है इतिहास किसने कहा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। फिर उन्होंने दूसरी परिभाषा क्या दी है, साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य ऐतिहासिक की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित, न्यायोचित दिखा सकना, यह साहित्य इतिहास का काम है। तो ये साहित्य इतिहासकार का काम है, ऐसा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं दूसरी परिभाषा में। और ये इन्होंने कहां से लिए, इनकी पुस्तक जो रही है ये इन्होंने कहां से लिए, ये रचना रही है साथियों, और रचना क्या है, इतिहास हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की इतिहास पुस्तक है ना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और
संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यहां से ये परिभाषा लिए और पृष्ठ संख्या 24 से, पृष्ठ संख्या 24 से इन्होंने ये परिभाषा उठाई है। तो आप लोग याद रखेगा, दोनों की दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है भाई, तो ये आज की जो क्लास है अपनी, मेरे हिसाब से अच्छी लग रही होगी आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। 4 हो गए, 5वें नंबर पर हम देखते हैं। यहाँ पर 5वें नंबर पर आते हैं हमारे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो कर लिया ना, नामवर सिंह, डॉक्टर राम नहीं, नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, नामवर सिंह, ये इनकी परिभाषा देखेंगे हम लोग। डॉक्टर नामवर सिंह, इनका जो समय है वो कब से कब तक रहा, 1926 ईस्वी से लेकर के 2019 तक। इनका समय कब से कब तक था, 2019 ईस्वी तक इनका समय रहा है। तो 1926 में इनका जन्म हुआ और 2019 में ये चले बसे थे। तो डॉक्टर नामवर सिंह एक जाना पहचाना नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास और आलोचना, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास और आलोचना, इनकी पुस्तक रही है, उससे हम लोग इनकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। चलिए देखो, इनकी जो पहली डेफिनेशन रही है, या इन्होंने जो पहली बात हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बोली है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने साहित्य के इतिहास में, इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्य परक आकलन तैयार किया है। मूल्य परक आकलन पर जोर दिया है, आकलन पर जोर दिया है। ये कुछ बातें हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो शायद बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो याद रखना, किसने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, इन्होंने क्या बोला, साहित्य के इतिहास में मूल्यपरक आकलन पर इन्होंने जोर दिया कि साहित्य का जो इतिहास होना चाहिए वो मूल्यपरक आकलन पर आधारित होना चाहिए। अब ये क्या परिभाषा देते हैं, उस परिभाषा को भी हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने साहित्य के लिए क्या कहा, आज आलोचना का कार्य संश्लिष्ट सामयिक बोध को परिभाषित, इसी संश्लिष्ट सामयिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है। क्या कहा इन्होंने, आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामयिक बोध को, सामयिक मतलब उसी समय घटित घटना, बोध को परिभाषित और संगठित करना है, ऐसा ये कहते हैं। आगे फिर और क्या लिखते हैं मित्रों, आगे बहुत और अच्छी बात इन्होंने लिखी है, वो भी देख लिए। स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है, उसके निर्माण में सहायता देना है, उसके निर्माण में क्या देना है, सहायता देना है। आलोचना का ठोस मूर्तिमान
आलोचना का टोस, आलोचना का टोस मूर्तिमान, आलोचना का टोस मूर्तिमान एवं व्यावहारिक प्रतिमान, प्रतिमान यही है, प्रतिमान यही है। आगे लिखो, एक प्रकार से यही साहित्य, एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी, एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है, प्रतिमान भी है। ठीक है, आगे लिखते हैं, और साहित्य, और साहित्य का, और साहित्य का इतिहास भी है, और साहित्य का इतिहास भी है। तो ये कहते हैं हमारे डॉक्टर नामवर सिंह। तो मित्रों, बहुत जबरदस्त परिभाषाएं हैं, आप इनको लिखते जाइए। रोज एक टॉपिक या एक प्रॉपर जो क्लास है वो आप लोगों की चल रही है। जिस चीज को कोचिंग पे लिखने के लिए आप हजारों रुपए जाते हो बिगाड़ने, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा कोचिंग वाले भी नहीं लिखा सकते, ये मेरा दावा है। आप विश्वास कीजिए, बस देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अच्छे से अच्छे मैटर को कलेक्ट करके आप लोगों को मैं लिखा रहा हूं। आप कहीं भी मिला लीजिए, इन नोट्स से आप कोई सा भी पेपर मिला लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। 95% आपको यहां से मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, बस विश्वास ही सबसे मेन चीज होती है। मैं ऐसे नहीं आप लोगों को करवा रहा हूं, बहुत सारी किताबों के माध्यम से इन चीजों को कलेक्ट किया जाता है, फिर आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूं। क्योंकि देखो, इतनी तो मुझे भी याद नहीं होती, इसलिए मैं हमेशा अपने पास जो है नोट्स रखता हूं, ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं और सारी चीज आप लोगों के सामने आ जाए। तो मित्रों, आज की ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आज का पूरा टॉपिक, आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको पूरा एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं, ताकि आप लोगों को देखो। आज का जो रहा है, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी हमने किया है। 9वें नंबर पर जो है वो है हेराल्ड पी सिम्पसन, आज जो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, हेराल्ड पी सिम्पसन के द्वारा हमने जो है डेफिनेशन इतिहास के हम लोग देख रहे हैं। 9वें नंबर का है। परिभाषा क्या दी है इन्होंने, साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या केवल ये नहीं कि वह किसी कृति में व्यक्त विचारों को पहचाने, बल्कि यह भी एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के व्यापकतर संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करें। साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगे होती हैं, जिनमें प्रमुख है रचना कब, कहां, कैसे और क्यों की गई है। इसके बाद में इन्होंने दूसरी परिभाषा साहित्य इतिहास की क्या दी है, इन्होंने कहा है साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा प्रवृत्ति कार्यों को क्या दिया है। ये इनकी रचना रही है स्ट्रेटेजीज इन क्रिटिसिज्म, यहां से ये लिए है। अब इसके बाद में हम आ चुके हैं, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषा खत्म हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं भारतीय आचार्यों और आलोचकों के अनुसार इतिहास की परिभाषा की ओर। तो सबसे पहले हम लोग इनमें देखते हैं सुमन राज्य के लिए। तो सुमन राज्य का जन्म 1938 में, इनकी मृत्यु 2008 में हुई। फिर इन्होंने क्या कहा इतिहास के बारे में, इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्यप्रक दृष्टि को आवश्यकता बताई है। इन्होंने साहित्य इतिहास में क्या बताई है, मूल्यप्रक दृष्टि की आवश्यकता बताई है। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। इसके बारे में फिर ये कहते हैं, ये फिर डेफिनेशन देते हैं, एक बात जो मैं समझती हूं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। तो ये मूल्यों का संयोजन वाली बात कौन करता है, सुमन राज्य करती है। इनके बिना मानवीय की इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, और साहित्य तो बिल्कुल नहीं। साहित्य मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण इन्होंने बताया है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके लिए आपको सबको पता है इनका समय 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक रहा है। इनका है, इन्होंने परिभाषा दी है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में प्रकाशित इनकी पुस्तक थी, वहां से इन्होंने ये बात कही है।
प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। बाकी को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इतनी सी बात याद रख लिए तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, होता है तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि में अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इनकी रचना थी, आपको बता दिया मैंने। अब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हम आ रहे थे, तो डॉक्टर नगेंद्र का समय 1915 से 1999 तक रहा। इन्होंने इतिहास की पहली परिभाषा क्या दी है? बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। इनकी रचना कौन सी थी? हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 42 से इन्होंने ये बात लिखी है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया भी था। इनका जो समय रहा है 1931 से 2003 तक इनका समय रहा। इन्होंने पहली बात जो कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवीय संवेदनाओं का जो कर्मिक विवरण है वही इतिहास है। इन्होंने इतिहास के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। ठीक है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये रचना इन्होंने ये बातें कहां से, ये डेफिनेशन इतिहास के कहां से लिए? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, पृष्ठ संख्या 24 से लिए। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इनका समय 1926 से लेकर के 2019 तक रहा। इन्होंने क्या कहा साहित्य इतिहास के बारे में? पहले तो इन्होंने साहित्य के इतिहास में मूल्य परक आकलन की बात इन्होंने कही है। इसके बाद में इन्होंने साहित्य इतिहास की क्या परिभाषा दी है? आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामयिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है, स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी है। ये डेफिनेशन जो है नामवर सिंह देते हैं। तो ये कुछ बातें थी। अभी हम लोग जो है इतिहास की परिभाषाओं में भारतीय जो इतिहासकार हैं, जो आलोचक हैं, उनकी ओर चल रहे हैं और उनमें भी जो है 5 इतिहासकार हम लोगों ने कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग करेंगे बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है इतिहास के बारे में। तो आगे सारे बताऊंगा मैं, हिंदी साहित्य की काल परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बहुत प्रॉपर तरीके से सिलेबस में करवा रहा हूं ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है, आपसे मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास के अगर आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ये 2 नोट्स आप लोगों के लिए है हिंदी साहित्य के इतिहास का। ये 1 लाइनर नोट्स है भाई, ये 1 लाइनर है पूरा का पूरा, जो आप मंगवा सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक भी है, अगर आपको चाहिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक हिंदी साहित्य के इतिहास के, तो ये भी आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए। और अगली क्लास, रोज एक क्लास आप लोगों को मिल रही है, आप देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।